Good morning class. Now your this topic will be started, coherent and incoherent sources. So in this topic, इस टॉपिक में आपको कोहेरेंट सोर्सेज और इससे पहले भी, क्योंकि इंटरफेरेंस टॉपिक में कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटरफेरेंस कैसे होता है, तो कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस अकर होने के लिए। तो पहली कंडीशन है आपकी लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, यानी कि ऐसी लाइट हो जिसमें सिंगल कलर हो। इसी तरह से दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो दो स्लिट्स हैं जिनसे इंटरफेरेंस हो रहा है वो कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ द लाइट ऑलवेज शुड बी कोहेरेंट सोर्सेज ही होने चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए नेसेसरी जो कंडीशन है वो वही कंडीशन है जो आपने इंटरफेरेंस में पढ़ी है कि दो लाइट वेव्स हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी की हों या फिर सेम वेवलेंथ हो उनकी, और उनके बीच में कांस्टेंट या ज़ीरो फेज डिफरेंस हो। तो यही डेफिनेशन बन जाती है कोहेरेंट सोर्सेज की। टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच कंटिन्यूसली एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, और ये वर्ड है और वेवलेंथ, नॉट फॉर। सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ विद ज़ीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन दैम आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। तो ऐसे कोई भी सोर्सेज जो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की वेव्स एमिट कर रहे हो और उनके बीच में कांस्टेंट या ज़ीरो फेज डिफरेंस हो, वो कहलाते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। और जो ऐसे सोर्सेज जो इन कंडीशंस को ओबे नहीं करते हैं वो कहलाते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो दो सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट लाइट वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ विद डिफरेंट फेज डिफरेंस, तो वो इनकोहेरेंट सोर्सेज बन जाएंगे। इनकोहेरेंट सोर्सेज का रोल बहुत कम है, तो बस डेफिनेशन लिखनी है उसकी और कोहेरेंट सोर्सेज को फोकस करना है। फिर कुछ और पॉइंट्स आते हैं, इन पॉइंट से सेपरेट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं या फिर डायरेक्ट ये पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा है नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटरफेरेंस, तो उसमें आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखें, नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज ही क्यों चाहिए होते हैं। तो पहला आंसर तो आप वही लिख सकते हैं जो अभी बताया है कि सोर्सेज आर इनकोहेरेंट दैन देयर में बी द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और फेज, तो इसलिए कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए होते हैं। और दूसरा रीज़न आप ये लिखेंगे कि इससे पहले आपने एक इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा था, दिस वन, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos फाई। इसमें इस वाले टर्म को आपको पता है कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। तो इस टर्म में cos फाई की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है, और उसमें अल्टरनेट चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। तो cos फाई की जो वैल्यू है वो प्लस या -1 अगर ऐसे करके वेरी हो रही है, मतलब उसमें जो चेंजेस हैं वो फिक्स हैं कि -1 से +1 तक जा रही है, तो एक बार में इंटेंसिटी +1, एक बार में -1, और जो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। अगर ये cos फाई की वैल्यू का अगर हम एवरेज यूज़ करें, अगर cos फाई की वैल्यू वेरिंग है और अगर हम उसका एवरेज फाइंड करें यहाँ पर, तो एवरेज हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि किसी भी वैल्यू का एवरेज जो होता है जो -1 से +1 तक वेरी कर रही है उसमें वैल्यू लगातार बदल रही है, तो एवरेज क्या होगा, ज़ीरो। और अगर एवरेज ज़ीरो है तो इसका मतलब जो स्क्रीन है उस पर एक ही तरह की लाइट दिखाई देगी, या तो ब्राइट या डार्क। तो अगर सोर्सेस कोहेरेंट हैं तो ये वाला जो टर्म होता है उससे cos फाई की वैल्यू में लगातार चेंज हो रहा है, और उससे जो टर्म cos फाई है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, वैल्यू में लगातार चेंज है, लेकिन जो जो लिमिट है, जो डिस्टेंस है कि यहाँ से यहाँ तक चेंज होगा, दैट डिस्टेंस इज़ फिक्स्ड, इसलिए ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं ऑल्टरनेट। और अगर हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे इन कोहेरेंट सोर्सेज में तो वो एक ही तरह की लाइट दिखाएगा, ब्राइट या डार्क, तो इसलिए भी कोहेरेंट सोर्सेज की नीड होती है। तो ये आंसर बहुत कम आता है, लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया है तो आप नीड ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज में ये आंसर भी लिख सकते हैं, इंटरफेरेंस टर्म वाला। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो ये पता है आपने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें सबसे पहले एक सोर्स होता है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट से इल्यूमिनेट होता है, उसके बाद ऐसे करके ये S1 S2
दो सोर्सेज होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए साथ नेसेसरी कंडीशन ये है कि वो हमेशा एक ही पेरेंट सोर्स से बने होते हैं। ये है सिंगल पेरेंट सोर्स। अगर दो अलग अलग सोर्सेज ये इंडिपेंडेंट सोर्स हों, अलग अलग लाइट से इल्यूमिनेट हों, तो कभी भी ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं कहलाएंगे। रीज़न वही है कि फेज़ में डिफरेंस हो सकता है, वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमेशा एक सिंगल पेरेंट सोर्स से ही बने होते हैं। द रीज़न इज़ देयर शुड बी नो चेंज इन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड फेज़। उसके बाद फिर से यही थर्ड पॉइंट आ जाता है, टू कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सोर्स। तो या तो ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, या अगर रीज़न देना हो तो सबका मोस्टली एक ही जैसा रीज़न आ रहा है। और फोर्थ पॉइंट है कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कैसे बना सकते हैं टू कोहेरेंट सोर्सेज को, या फिर ये भी पूछा जा सकता है नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किन कंडीशंस में होता है, तो उसके लिए 3 नेसेसरी कंडीशंस को याद रखिएगा। सबसे पहले जो सोर्सेज जो आपने यूज़ किए हैं वो हमेशा एक सिंगल पेरेंट सोर्स से बने हो, तभी वो कोहेरेंट सोर्सेज हो सकते हैं और तभी इंटरफेरेंस होगा। दूसरी कंडीशन है कि जो लाइट यूज़ की है वो कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो पाथ डिफरेंस, या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, पाथ डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ये पहली स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है और ये फाइनल स्क्रीन है। और मान लीजिए यहाँ पी पॉइंट पर एक तरह की फ्रिंज बन रही है, ब्राइट या डार्क। तो फ्रिंज तब बनेगी जब यहाँ से इस पर लाइट पड़ेगी और यहाँ से भी लाइट पड़ेगी। तो जब इन दोनों पॉइंट से पी पॉइंट पर लाइट पड़ती है तो इन दोनों से जाने वाली वेव्स एक जैसा डिस्टेंस कवर नहीं कर रही हैं। ऊपर वाली कम कर रही है, नीचे वाली ज़्यादा कर रही है, कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, इतना। यही कहलाता है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो स्क्रीन के बिल्कुल एक एंड पे हम फाइंड कर रहे हैं तो पहले वाली वेव से बहुत क्लोज है और दूसरी से ज़्यादा डिस्टेंस पे। तो पाथ डिफरेंस छोटा होना चाहिए, तभी कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं या इंटरफेरेंस प्रॉपरली होता है। ठीक है। तो इसके बाद आपको, इन कंडीशंस के बाद आपको एक और डेरिवेशन मिलेगा, दैट इज़ एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विद इन YDSE। फ्रिंज विद के लिए आपको फ्रिंज विद का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका स्क्रीन है इस पर इस तरह से ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस या बैंड्स बन रहे हैं। तो जैसे ये ब्राइट हैं और ये ब्राइट हैं सारे, और इनके बीच में जो ये पोर्शंस आ रहे हैं ये कैसे हैं, डार्क। तो फ्रिंज विद, जैसे डार्क फ्रिंज की विद फाइंड करनी है तो ये पोर्शन कितना वाइड है, ब्राइट फ्रिंज की विद फाइंड करनी है तो ये पोर्शन कितना वाइड है। तो ये कहलाती है फ्रिंज विद। तो फ्रिंज विद का रिप्रेजेंटेशन जो होता है किस सिंबल से होता है, तो सिंबल के लिए यूज़ करते हैं बीटा। और इसका जो रिलेशन होता है याद रखिएगा हमेशा, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी होती है फाइनल स्क्रीन तक की डिस्टेंस, सेकेंड स्क्रीन से लैम्डा वेवलेंथ होती है, और स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, S1 से S2 तक की वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह से आता है, लेट्स सी दिस। तो इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन ये है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पहला है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विद, इट इज़ WIDTH, इम्प्रूव द वर्ड विद को ठीक कर लीजिएगा। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विद इन YDSE, फ्रिंज विद के लिए रिलेशन ड्राइव करना है। और दूसरा पार्ट है, हाउ कैन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बी फाउंड बाई दिस एक्सपेरिमेंट। तो अभी जो मैंने बताया था बीटा इज़ इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, एक तो ये ड्राइव करना है। इसी से अगर आपको वेवलेंथ फाइंड करनी हो लैम्डा, तो उसी रिलेशन से चेंजेस कर लेंगे। कैसे चेंजेस करेंगे, अभी जो आपने रिलेशन पढ़ा था वो है बीटा इज़ इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। और यहाँ से अगर लैम्डा फाइंड करना है वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा बीटा डी अपॉन डी। तो ये दोनों रिलेशन आपसे यहाँ ड्राइव कराए गए हैं। तो पहला पार्ट तो ये, पहली फॉर्म ये ऐसे आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये भी सैम्पल पेपर से और प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विद, वाई यहाँ सिंबल है लेकिन आपको बीटा यूज़ करना है, बीटा ही होता है इसका सिंबल। इन YDSE यूज़ एक्स एज द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का सिंबल भी लैम्डा चेंज कर लीजिएगा। ऑफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स, डी एज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, ये ठीक है, फ्रॉम द स्लिट्स, एंड स्मॉल डी एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, दिस इज ऑल्सो ओके।
फर्स्ट पार्ट ये करना है आपको, तो इसमें फ्रिंज विद का डेरिवेशन ही करना है। दूसरे पार्ट में हाउ डज द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ़ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इन द अबव एक्सपेरिमेंट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ वाइट सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर वाइट सोर्स से रिप्लेस कर दिया जाता है मोनोक्रोमेटिक को, क्योंकि वाइट के अंदर सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो अगर हम वाइट लाइट से रिप्लेस कर दें, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो कैसा फ्रिंज का पैटर्न बनेगा, डार्क बनेगी, ब्राइट बनेगी या कलरफुल, जैसा भी है, तो दैट आंसर वी विल गिव। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से। तो डायग्राम में देखिए, डायग्राम में सेकंड स्क्रीन और थर्ड स्क्रीन फाइनल वाला दिखा रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर जो फर्स्ट स्क्रीन है वो भी शो करना है, ठीक है। तो एक ऐसे करके यहाँ बना लीजिएगा, एस पीछे लिख दीजिएगा। तो एस हो गया मेन जो स्लिट होती है आपकी, और उससे यहाँ तक जो है आपके वेव आ रही हैं। और फिर ये जो दो स्लिट्स होती हैं, पहली वाली स्लिट का नाम ए है, दूसरी स्लिट का नाम बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्लिट्स की क्या है, डी। तो ओ अगर हम इसका सेंटर माने तो हाफ डिवाइडेड हो जाएगी d/2 एंड d/2। उसके अलावा स्क्रीन जो फाइनल है वहाँ पे एक सेंटर ओ है, और सेंटर ओ से लेके कहीं भी फ्रिंजेस बन सकती हैं। ओ के बाद दूसरी फ्रिंज मान लीजिए पी पे बन रही है, तो ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, स्मॉल एक्स दे रखा है, ठीक है। स्क्रीन सेकंड और फाइनल के बीच हमेशा डिस्टेंस कैपिटल डी होता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ याद रखिएगा यहाँ पर डायग्राम में। उसके बाद में अब हमें यहाँ से फाइंड करनी है फ्रिंज विद। तो फ्रिंज विद कितनी वाइड फ्रिंज बन रही है, तो वो फाइंड करने के लिए ये माना है कि पी पॉइंट पर एक फ्रिंज बन रही है, ब्राइट है या डार्क है जैसी भी है, लेकिन पी पॉइंट पर आपको दोनों वेव्स, दोनों स्लेट से निकलने वाली वेव को पी पॉइंट तक ले जाना है। तो आप देख रहे हैं कि पी पॉइंट तक जाने में क्या हो रहा है, जो पहले वाली वेव है वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है ए पी, जो बी से निकलने वाली वेव है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है बी पी। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे, इतना पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस को हमेशा स्मॉल पी से शो किया जाता है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इज पी ईयर। तो हमें सबसे पहले तो पाथ डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, ये पी डिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये बी पी डिस्टेंस में से ए पी अगर माइनस कर दें तो बचा हुआ डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यही पाथ डिफरेंस कहलाता है, यहाँ हो जाएगा बी पी माइनस ए पी, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे देखनी है, जैसे ए पी के लिए आप पूरा ट्राइंगल यहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे। कौन सा ट्राइंगल ऑब्ज़र्व करना है, ये ऊपर वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखना है। ए पी ई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ए पी जो डिस्टेंस की हम अभी बात कर रहे थे वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगाते हैं तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, जहाँ पर ए ई डिस्टेंस जो है वो कौन से डिस्टेंस के बराबर है, स्क्रीन वाले डिस्टेंस के। और पी ई डिस्टेंस की अगर बात करें परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमें फाइंड ही करनी है, पी ई डिस्टेंस कितना है गिवन है या नहीं। तो पी ई डिस्टेंस के लिए एक बार आप देखें यहाँ पर, तो P से E तक का जो डिस्टेंस है वो ये पूरा डिस्टेंस एक्स है। एक्स डिस्टेंस में से अगर आप ये नीचे वाला माइनस कर दें, और ये नीचे वाला कितना है d/2, तो PE डिस्टेंस कितना बन जाएगा आपका, x माइनस d/2। क्लियर। और इसी तरह से एक दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर आ रहा है, ये नीचे वाला, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसका नाम है BPF। BPF में BP हाइपोटेनियस है, PF डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये इतनी x है, और नीचे वाली d/2, तो ये कितनी हो गई x प्लस d/2। BF डिस्टेंस फिर से कौन से डिस्टेंस के बराबर होगा, जो स्क्रीन का डिस्टेंस है d। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, तो एक बार आपके माइंड में होना चाहिए ये वैल्यूज़ कितनी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे बी पी माइनस ए पी। तो हम उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से ही डायरेक्ट बी पी माइनस ए पी की जगह बी पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर अगर करेंगे, तो राइट साइड में आपका हो जाएगा इनकी वैल्यूज़। तो बी पी स्क्वायर के लिए राइट साइड में लिखेंगे पी एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, और माइनस जब आप ए पी स्क्वायर लिखेंगे तो उसके लिए पी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो उससे पहले वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, दैट विल बी लेटर ऑन। उससे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो डायग्राम को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ेगा, लेट अ नैरो स्लिट एस, जो मैंने कहा था सबसे पहले बनाइएगा, इज़ इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा।
ए एंड बी आर टू नैरो स्लिट्स जो उसके आगे हैं एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एस। स्लिट्स ए एंड बी आर टू कोहेरेंट सोर्सेज, ये भी क्लियर है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डी, इनके बीच के डिस्टेंस स्मॉल डी है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कहाँ बन रही है, जो डी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखा है। और लेट अ पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, एक पी पॉइंट लेट किया है, कितने डिस्टेंस पे, एक्स पे, कहाँ से, सेंटर से। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ये चेंज कर लीजिएगा पाथ डिफरेंस यहाँ पर, क्योंकि बड़ा वाला डिस्टेंस बी पी है, छोटा ए पी है, तो पी इज इक्वल टू बी पी माइनस ए पी। ओके, सो डू अप टू दिस, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो बाद में करते हैं, पहले आपको इतना कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।